नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अतीक अहमद की। माफिया डॉन अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि जुर्माना की ये राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी। अतीक के अलावा दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आज ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले में अशरफ समेत 7 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया था। मामला 25 जनवरी 2005 का है। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वो हत्या का चश्मदीद था। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उस पर पीछे हटने का दबाव बनाया था। इनकार करने पर उसका 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया गया था। इसी मामले में अब प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक समेत 3 लोगों को सजा सुनाई है। संसद के बजट सत्र में हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। अदानी मामले को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा। लगातार दूसरे दिन विपक्षी नेता काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल के ऑफिस में पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की थी। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और जेपीसी की मांग करने लगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। सदन में कांग्रेस सदस्य एस ज्योति मणि और राम्या हरिदास ने आदेश के कागजात फाड़ दिए और उन्हें आसन की ओर फेंक दिया। कांग्रेस के एक अन्य सदस्य टीएन प्रतापन ने सभापीठ पर एक काला दुपट्टा फेंका, लेकिन एक मार्शल ने इसे रोक दिया। सदस्य ने दुपट्टे को आसन की ओर धकेलने की भी कोशिश की तो हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष लगातार अदानी मामले में जेपीसी जांच को लेकर अड़ा हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग कर रही है और संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जो संसद का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है, आखिर उसका हिसाब कौन देगा, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। काम बिल्कुल भी संसद में नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है, वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है। लोकसभा चुनाव में अब करीब 1 साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी मिशन 2024 को लेकर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में 3 राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। बैठक में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। साथ ही पीएम मोदी मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर विपक्ष पर भी जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही विपक्ष पर भी जुबानी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे पार्टी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगी, वैसे ही विपक्षी पार्टियां और ज्यादा हमले करेगी। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को 9 साल के सरकार के काम को जनता के बीच ले जाने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि 15 मई से 15 जून तक सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जनता के बीच जाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को जीत का मंत्र देते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, एक और विपक्ष की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे बीजेपी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विपक्षी उन पर और भी ज्यादा हमले करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर घमासान मचा हुआ है और सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। सरकार की कार्यशैली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के नेताओं को एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिस पर अब राहुल गांधी का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि वे आदेश का पालन करेंगे, हालांकि उनकी इस घर से बहुत यादें जुड़ी हैं। राहुल ने लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी को बंगला खाली करने के पत्र का जवाब देते हुए धन्यवाद दिया। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर कहा कि ये लोग राहुल गांधी को कमजोर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो एक और बीजेपी संसदीय दल की बैठक देखने को मिली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देते हुए नजर आए। दूसरी ओर सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस राहुल गांधी तक पहुंचा था, जिस पर राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो सरकारी बंगला खाली कर देंगे, भले ही उनकी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। और इस मुद्दे को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर 2024 की क्या जमीन तैयार करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उन मुद्दों पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे पहले मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा हुई, उसके बाद संसद सदस्यता गई, सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ रहा है और अब वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी दे दी है। रंजीत ने कहा कि अगर उन्होंने सावरकर पर की गई विवादित टिप्पणी पर माफी नहीं मांगी तो वे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वे सावरकर नहीं गांधी हैं और गांधी माफी नहीं मांगता। राहुल के इस बयान पर वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस बात के प्रमाण दें कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो अब इस मुद्दे को लेकर के भी राहुल गांधी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वीर सावरकर के पोते ने साफ तौर पर राहुल गांधी से माफी की मांग कर दी है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी होगी, वरना वे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या राहुल गांधी माफी मांगते हैं। और वीर सावरकर को लेकर के जिस तरह की राजनीति होती हुई हमने देखी है, क्या उसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने बयान दिया था। हालांकि महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे को लेकर घमासान खूब देखने को मिल रहा है और लगातार शिवसेना की ओर से भी कांग्रेस पार्टी से इस पूरे मसले को लेकर नरम रुख अपनाने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी का रुख क्या रहता है, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। बुलेटिन में अब बात जामिया हिंसा मामले की भी कर लेते हैं, जिसमें शर्जील समेत 9 आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, वहीं 2 को राहत मिल गई है। बता दें कि इससे पहले साकेत कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर आईपीसी 143, 147, 149, 186, 353 और 427 के तहत आरोप तय किए। बाकी 2 लोगों मोहम्मद अबूजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह पहली नजर में ही साफ है कि शर्जील समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस और सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। आरोपी इमाम पर हिंसा और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने के अपराधों के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले निचली अदालत ने 4 फरवरी को सभी 11 अभियुक्तों को, यानी कि साकेत कोर्ट ने सभी 11 अभियुक्तों को आरोप मुक्त किया था, लेकिन मोहम्मद इलियास के खिलाफ गैर कानूनी असेंबली और दंगा करने के आरोप तय किए थे। निचली कोर्ट ने कहा था कि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रही और इन 11 आरोपियों को बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया और दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अब दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील समेत 9 आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। 2 को हालांकि राहत मिल गई है।
बुलेटिन में अब बात अमृतपाल सिंह की भी कर लेते हैं। आखिर अमृतपाल सिंह कहां है? पुलिस के हत्थे अमृतपाल कब चढ़ेगा, ये वो सवाल हैं जिन्हें लेकर पिछले कई दिनों से जद्दोजहद लगातार जारी है। इस बीच अमृतपाल से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल को अलग अलग जगहों पर देखा गया है। अब अमृतपाल का ऐसा ही एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ताजा सीसीटीवी फुटेज दिल्ली का बताया जा रहा है जिसमें वो चेहरे पर मास्क लगाए सड़क से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पैदल चल रहे अमृतपाल के सिर पर पगड़ी नहीं दिख रही है और लंबे लंबे खुले बाल दिख रहे हैं। जांच में पता चला है कि अमृतपाल दिल्ली भी आया था और यह सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के मधु विहार इलाके का है। यह फुटेज 21 मार्च का बताया जा रहा है। उसके 3 दिन पहले अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की कार्रवाई से डरकर दुम दबाकर भाग गया था। संभावना जताई जा रही है कि अब वो नेपाल पहुंच गया है। नेपाल में भी अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बीच लगातार एक के बाद एक अमृतपाल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और एक और अब यह सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल दिल्ली आया था और यह फुटेज जो है मधु विहार इलाके का है। अमृतपाल ने पगड़ी नहीं पहन रखी है, खुले बाल नजर आ रहे हैं, मास्क में नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है कि आखिर अमृतपाल पुलिस के हत्थे कब चढ़ेगा? तो अमृतपाल की गिरफ्तारी का इंतजार सभी को है। पुलिस भी अमृतपाल की तलाश कर रही है। अमृतपाल को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी है। इस बीच पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि वो अमृतपाल सिंह को पकड़ने के करीब है। बता दें कि न्यायमूर्ति NS शेखावत की कोर्ट वकील ईमान सिंह खारा की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें अमृतपाल को कथित पुलिस हिरासत से रिहा करने की मांग की गई है। बता दें कि 18 मार्च को पंजाब में भगोड़े अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी जिसके बाद से ही वो फरार है। सरकार ने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अन्य एजेंसियों के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है। बुलेटिन के आखिर में बात आम लोगों की भी कर लेते हैं जिन्हें अब एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए यह राहत भरी खबर है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ऐसा 5वीं बार हो रहा है जब यह डेडलाइन बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि पहले 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी था। अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करवा सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर निर्धारित तारीख तक लोग ये काम करवाने से चूकते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले को लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है जिसमें कहा गया है कि टैक्स पेयर्स को इस जरूरी काम के लिए कुछ और वक्त देने के लिए डेडलाइन को बढ़ाया गया है। बता दें कि पैन कार्ड आज के वक्त में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है जो आपके लिए किसी भी वित्तीय काम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि अगर आप 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा होने पर कार्ड होल्डर हैं यानी कि जिनका वो पैन कार्ड है वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आज के वक्त में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या फिर अन्य किसी भी डील करने के लिए पैन कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है लेकिन पैन कार्ड को जितनी जल्दी हो सके आधार कार्ड से लिंक करवाना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल काम के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब बड़ी राहत मिली है। पहले 31 मार्च तक की डेडलाइन थी जिसे अब बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।